दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, LIC का फॉर्म संख्या 340 कैसे भरते हैं, इसकी दूसरी वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पहले वीडियो में फॉर्म संख्या 340 के पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 की जानकारी दी जा चुकी है और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। तो चलिए अब आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, इस समय आपको अपने स्क्रीन पर फॉर्म संख्या 340 का पेज नंबर 3 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको आय का स्रोत लिखना होता है। तो चूंकि हमारा जो प्रस्तावक है उसकी कपड़े की दुकान है, यानी उसकी जो आय का स्रोत हो गया वह कपड़े का व्यापार हो गया। अब चूंकि जो प्रस्तावित व्यक्ति है, यानी जिस बच्चे का हम बीमा कर रहे हैं, उसकी अपनी कोई आय नहीं है, उसकी जो आय है पिता के ऊपर निर्भर है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पिता की आय। अब यहाँ जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, इस चौथे क्वेश्चन के जरिए LIC नियोक्ता का नाम जानना चाहती है। नियोक्ता किसे कहते हैं? यानी आपका जो ग्राहक है वह जिस जगह पर जिस कंपनी में काम करता है, वह जो कंपनी है आपके ग्राहक की नियोक्ता मानी जाएगी। लेकिन हमारे केस में हमारा जो यह प्रस्तावक है इसका अपना खुद का काम है, तो हम लिख देते हैं स्वतः का व्यवसाय। यदि आपके केस में आपका जो ग्राहक है वह किसी फर्म में काम करता है, तो जिस जगह पर काम करता होगा उस जगह का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। वह जगह हो सकती है या वह कंपनी हो सकती है, मतलब मूल रूप से मेरा कहना कंपनी से है। अब चूंकि बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो हम यहाँ पर लागू नहीं लिख देते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन में LIC कहती है कार्य की वास्तविक प्रकृति क्या है, तो हम यहाँ पर प्रस्तावक के केस में व्यापार लिख देते हैं। और जो बच्चा है चूंकि वह शिक्षा अर्जित कर रहा है तो हम लिख देते हैं विद्यार्थी। यानी आपका जो प्रस्तावक है या जो आपका बीमा धारक है वह जो कार्य करता है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। यदि वह नौकरी पेशा है तो आप नौकरी लिखेंगे, यदि वह मेडिकल से जुड़ा हुआ है तो मेडिकल लिख सकते हैं, डॉक्टर लिख सकते हैं। और सपोज दैट आप किसी ठेले वाले का बीमा कर रहे हैं तो यहाँ पर ठेला व्यवसाय लिख सकते हैं, ठेला व्यापार लिख सकते हैं। यदि आपका जो ग्राहक है, यदि सपोज दैट अगर वो गाड़ी चला रहा है तो आप ड्राइवर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो प्रस्तावक है या जो आपका बीमा धारक है वह जो कार्य कर रहा है उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है। अब छठवें क्वेश्चन में LIC पूछती है सेवा की अवधि, यानी आपका जो प्रस्तावक है कितने समय से कार्य कर रहा है। तो आप अपने प्रस्तावक से पूछ लीजिए। मेरे केस में 21 साल है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लगभग 21 वर्षों से। देखिए होता क्या है कि अगर कोई सर्विस वाला आदमी है तो उसको ये पता है कि हमारी जो सर्विस है उसकी एक फिक्स डेट होगी, उस डेट से कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय का अगर आप बीमा कर रहे हैं या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना खुद का कार्य कर रहा है तो उसको यह पता ही नहीं होता कि हम कितने सालों से कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर यह जो लगभग शब्द है यह बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है। यानी यदि समय की अनिश्चितता है तो उस समय लगभग शब्द का उपयोग जरूर करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया लगभग 21 वर्षों से। और हमारा जो भावी बीमा धारक है चूंकि वह विद्यार्थी है, कार्य नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लागू नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में LIC जानना चाहती है वार्षिक आय, आप सालाना कितना कमाते हैं। तो हमारा जो प्रस्तावक है साल का 7,80,000 रुपए कमाता है, तो हमने यहाँ पर 7,80,000 रुपए लिख दिया है। अब चूंकि हमारे प्रस्तावक के पास ITR, पैन नंबर सब कुछ है तो हमने यहाँ पर 7,80,000 नोट कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से आपको भी अपने प्रस्तावक से पूछना चाहिए और जो वो आय बताता है उसको आपको यहाँ पर नोट कर देना चाहिए। अब इसके बाद बच्चे के केस में तो उसकी अपनी खुद की आय नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नहीं। आप यहाँ पर पिता की आय भी लिख सकते हैं, या फिर अगर किसी हाउसवाइफ का बीमा कर रहे हैं और उसका प्रस्तावक उसका पति है तो आप पति की आय भी लिख सकते हैं। अब आठवें क्वेश्चन के जरिए LIC कहती है कि यदि आपका जो बीमा धारक है, यहाँ देखिए प्रस्तावित व्यक्ति लिखा हुआ है, यानी आपका जो भावी बीमा धारक है यदि वह सशस्त्र बल में नियुक्त है, यानी वह यदि सेना में कार्य करता है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। अब यहाँ पर देखिए एक सोचने वाली बात है, यदि कोई व्यक्ति सेना में नियुक्त होगा तो वह अपनी प्रीमियम खुद जमा कर सकता है, वह अपने जीवन पर खुद प्रस्ताव कर सकता है, तो फिर उसके लिए फॉर्म संख्या 340 क्यों भरेंगे। लेकिन चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं लागू नहीं। अब इसके बाद यदि आप नीचे की ओर ध्यान देंगे तो यहाँ दिया गया है प्रस्तावक का मोबाइल नंबर, तो हम यहाँ पर प्रस्तावक का मोबाइल नंबर नोट कर देते हैं। फिर इसके बाद ईमेल ID मांगी जाती है, तो हमने यहाँ पर ईमेल ID नोट कर दिया। इसके बाद जो आपका भावी बीमा धारक है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दिया और उसके ठीक नीचे ईमेल ID नोट करनी है,
तो हमने यहाँ पर ईमेल आईडी नोट कर दी। ठीक इसी तरह से आप अपनी डिटेल डालेंगे। जब आप इतना सब कुछ कंप्लीट कर चुके होते हैं तो फिर आपको अपने प्रस्तावक का हस्ताक्षर यहाँ पर कराना पड़ता है। यदि वह हस्ताक्षर करता है तो हस्ताक्षर करा लीजिए, यदि वह अंगूठा लगाता है तो आपको यहाँ पर अंगूठा निशान लगवाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपने प्रस्तावक से सिग्नेचर करा लेते हैं। अब इसके बाद जब राइट साइड में आप ध्यान देंगे तो राइट साइड में जो आपका भावी बीमा धारक है, यानी जिस बच्चे का हम बीमा कर रहे हैं, उसका हस्ताक्षर हमको यहाँ पर कराना होगा। तो चलिए हमने यहाँ पर अपने भावी बीमा धारक का, यानी उस बच्चे का जिसका बीमा कर रहे हैं, उसका हमने यहाँ पर सिग्नेचर करा लिया है। अब दोस्तों फॉर्म का इतना हिस्सा कंप्लीट कर लेने के बाद सेक्शन 1 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है और इसके बाद पार्ट 2 शुरू होता है। अब इस पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 1 में आपको प्रस्तावक और प्रस्तावित जीवन, यानी जो प्रपोजल है और जिस व्यक्ति का बीमा कर रहे हैं, दोनों की डिटेल आपको देनी होती है। और यह जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में जिस बच्चे का आप बीमा कर रहे हैं, यानी जो आपका बीमा धारक होगा, उसकी डिटेल सिर्फ आपको यहाँ पर देनी होगी। अब यहाँ यदि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ लिख रहा है समकालिक साथ में दिए गए प्रस्ताव, यानी यह जो नीचे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यदि आप इस बीमे के साथ कोई दूसरा प्रपोजल दे रहे हैं, यानी दोनों प्रपोजल साथ में दिए जा रहे हैं, फिर यह जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन अप्लाई हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं कि इन क्वेश्चन में एलआईसी क्या पूछ रही है। अब यह जो पहला क्वेश्चन है यह 2 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में एलआईसी कहती है, क्या आपके जीवन पर कोई दूसरी जीवन बीमा पॉलिसी दी जा रही है या फिर आपकी कोई पहले से पॉलिसी चल रही थी और वह लैप्स थी और उसको रिवाइवल करने के लिए इस पॉलिसी के साथ दिया गया है। अच्छा, यह जो क्वेश्चन है यह सिर्फ एलआईसी के लिए नहीं है, यह क्वेश्चन एलआईसी या किसी दूसरी जीवन बीमा कंपनी में भी अगर इस तरह का कोई ऑप्शन है तो ग्राहक को यह बताना पड़ेगा। यदि मैं इसको और सरल शब्द में कहूं तो मैं यह कह सकता हूं कि यदि ग्राहक ने एक साथ एलआईसी में ही कोई 2 जीवन बीमा पॉलिसी या फिर एक नई जीवन बीमा पॉलिसी और दूसरी कोई लैप्स पॉलिसी रिवाइव करने को दिया हो या किसी दूसरी बीमा कंपनी में दिया हो, तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं लिखना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। सपोज दैट आप किसी व्यक्ति का बीमा करने के लिए जा रहे हैं और उसका एक साथ 2 बीमा करने के लिए आता है, तो फिर आप क्या करेंगे? इसका सबसे अच्छा रास्ता ये है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई 2 जीवन बीमा पॉलिसी मिल गई, एक ही जीवन पर 2 बीमा मिल गया, फिर क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप जो एक पॉलिसी है उस पॉलिसी को आप चालू करा लीजिए, या यदि कोई पॉलिसी उसकी पहले से लैप्स पड़ी हुई है तो उस पॉलिसी को पहले रिवाइव करा लीजिए और उसके बाद इस फॉर्म को भरना शुरू कीजिए। तो जब उसकी पॉलिसी रिवाइव हो चुकी है या कोई एक बीमा पहले से पास हो चुका है तो यहाँ जो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा वो नहीं हो जाएगा। अब पहले क्वेश्चन का जो बी हिस्सा है इसमें एलआईसी यह कहती है कि क्या आपके बच्चे या फिर आपके जीवन साथी के जीवन पर कोई नई बीमा पॉलिसी दी गई है। यदि ऐसा है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना होगा, अदरवाइज नहीं लिखना होगा। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं लिख देते हैं। अब अगला क्वेश्चन यह आता है कि यदि एलआईसी में या किसी भी दूसरी जीवन बीमा कंपनी में पहले से कोई ग्राहक की पॉलिसी चल रही है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। यदि कोई पॉलिसी पिछले 3 वर्षों में सरेंडर हुई है या फिर लैप्स हुई है तो उन पॉलिसियों की डिटेल भी आपको यहाँ पर देना होगा। फिर इसके बाद एलआईसी यहाँ पर 2 टिप्पणी भी करती है। पहले टिप्पणी में एलआईसी यह कहती है कि देखिए यहाँ पर कुल 5 पॉलिसियों की डिटेल डालने के लिए ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यदि आपको कोई एक ऐसा ग्राहक मिल जाता है जिसकी सपोज दैट 7 पॉलिसियां हैं या 8 पॉलिसियां हैं, मतलब 5 पॉलिसियों से ज्यादा पॉलिसी की गई है, तो जो ज्यादा पॉलिसी की गई है उसके लिए आप अलग एक पेज ले लें और उसमें जो पॉलिसियां की गई हैं उनकी सारी डिटेल यहाँ पर जो 1 नंबर के बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पुरानी पॉलिसी के विषय में, वह जानकारी बारी बारी से आपको भरनी होगी। दूसरी टिप्पणी एलआईसी क्या कहती है? यहाँ पर एलआईसी कहती है कि यदि पिछले 3 वर्षों में किसी ग्राहक की कोई पॉलिसी लैप्स हुई हो या फिर उसकी पॉलिसी सरेंडर हुई हो तो फिर एलआईसी ऐसे पॉलिसियों पर विचार नहीं करती है। अब चूंकि हमारे केस में जो हमारा ग्राहक है इसकी कोई पहले से पॉलिसी नहीं चल रही है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लागू नहीं। और अब चलते हैं पेज संख्या 4 की ओर। तो दोस्तों इस समय आपको अपने स्क्रीन पर फॉर्म संख्या 340 का पेज नंबर 4 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो 13 नंबर तक के क्वेश्चन हैं यह सभी पुरानी पॉलिसियों से संबंधित प्रश्न ही हैं, तो हम यहाँ पर लागू नहीं लिख देते हैं। अब 14वें क्वेश्चन में एलआईसी क्या कहती है?
14वें क्वेश्चन में LIC कहती है कि क्या आपके जीवन पर LIC में या फिर किसी दूसरी जीवन बीमा कंपनी में कोई नया बीमा प्रस्तावित है या फिर कोई पॉलिसी आपकी लैप्स पड़ी हुई थी और उसको रिवाइव करने के लिए दिया गया है। मतलब आपने पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए या नया बीमा करने के लिए आपने LIC में या किसी दूसरी जीवन बीमा कंपनी में दिया हो, लेकिन अभी वह चालू नहीं हुई है। ऐसी कंडीशन में यह क्वेश्चन अप्लाई होते हैं। अब यह जो 14वां क्वेश्चन है यह 4 भागों में डिवाइड है। अब इसके पहले भाग में LIC पूछती है वापस लिया गया, स्थगित किया गया, रद्द किया गया, अस्वीकृत किया गया। यानी आपने पॉलिसी दी थी नया बीमा करने के लिए और वह पॉलिसी LIC ने या जो दूसरी जीवन बीमा कंपनी है उसने स्वीकार नहीं किया, उसको रद्द कर दिया। या आपने पॉलिसी कंपनी में दी थी, कंपनी ने पॉलिसी आपको जारी कर दी लेकिन आपने उसको स्वीकार नहीं किया, आपने उसको रिफंड करके और आपने अपने पैसे ले लिए। या फिर कंपनी विचार कर रही है। इस तरह का यदि कुछ है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना होगा, अदरवाइज नहीं लिखना होगा। अगले ऑप्शन में LIC कहती है कि आपका जो प्रस्ताव पत्र है या जो रिवाइवल का जो एप्लीकेशन है उसको कंपनी ने स्वीकार तो करने के लिए निर्णय लिया है लेकिन वह अतिरिक्त प्रीमियम या फिर कोई गहन लगा रही है। तो ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं लिख देना चाहिए। अब अगले ऑप्शन में LIC कहती है कि जो प्रस्ताव पत्र है आपका यानी जो पॉलिसी है उसके नियम और शर्तों के अलावा कोई और शर्त लगाकर कंपनी आपके केस को स्वीकार कर रही है। यदि ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं लिख देना चाहिए। अगले क्वेश्चन में LIC कहती है कि क्या पिछले 1 वर्ष के अंदर निगम के किसी पॉलिसी को स्वीकार्य नहीं होने के कारण वापस किया गया है। तो यदि आपके साथ ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं लिख देना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी देना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह जो 14वां क्वेश्चन है यहाँ पर यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ होता है तो ऐसी पॉलिसियों को चालू करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो यदि आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ हो रहा है तो आपके लिए हमारी राय होगी कि फिर आप अपने विकास अधिकारी या फिर जो आपका CLI है जिससे भी आप जुड़े हुए हैं एक बार आपको उससे विचार विमर्श जरूर कर लेना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपका ग्राहक है यानी जो आपका भावी बीमा धारक है उसके व्यवसाय से संबंधित या उसके कहिए कि आदत से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न के जरिए LIC आपका जो भावी बीमा धारक है उससे पूछती है कि क्या आप कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जो कि जोखिम भरा हुआ है या फिर आपकी कोई एक ऐसी आदत है जो कि काफी खतरनाक है। तो यदि ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं लिख देना चाहिए। तो चूंकि हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं लिख देते हैं। अब बारी आती है दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में LIC बीमा धारक से पूछती है कि क्या आपको कभी किसी अपराध के लिए कोई सजा हुई है या आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है। यदि ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर फिर हाँ लिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं लिख देना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर नहीं लिख देते हैं और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले क्वेश्चन में LIC आपके बीमा धारक से पूछती है कि क्या आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक कोई कार्यकर्ता हैं। तो यदि ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं लिख देना चाहिए। तो चूंकि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं लिख देते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा, इन 3 क्वेश्चन के उत्तर यदि हाँ होते हैं तो ऐसे बीमे को पास होने में काफी दिक्कत होगी। तो यदि आपको लगता है कि हाँ लिखना जरूरी है या फिर नहीं लिखने में आपको दिक्कत समझ में आ रही है तो फिर आपको एक बार अपने विकास अधिकारी या फिर CLI से बात कर लेना चाहिए। अब इसके बाद LIC कहती है कि यदि आपका बीमा धारक जो LIC की पोर्टल है यदि उस पर रजिस्टर है तो उसको अपना यहाँ पर कस्टमर ID लिखना होता है। तो अमूमन लोग अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल ID को ही अपना ID बनाए होते हैं। तो यदि आपका ग्राहक LIC का जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर है तो आपको उसकी ID यहाँ पर नोट करनी होती है। तो चूंकि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे आपका जो प्रस्तावित व्यक्ति है यानी जिस बच्चे का आप बीमा कर रहे हैं उसका यहाँ पर सिग्नेचर या अंगूठा निशान लगवाना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर अपने प्रस्तावित व्यक्ति का सिग्नेचर करा देते हैं। अब दोस्तों इसके साथ ही फॉर्म संख्या 340 का सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है और अब हम चलते हैं सेक्शन 2 की ओर। इस सेक्शन 2 में जो बीमा आप कर रहे हैं उसके विषय में जानकारी मांगी जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर LIC पूछती है कि आप जो बीमा पॉलिसी लेने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। यदि ग्राहक सिर्फ सेविंग के पर्पज से अगर बीमा पॉलिसी लेता है तो इसका आंसर सेविंग होना चाहिए यानी बचत होना चाहिए। यदि आप कोई टर्म पॉलिसी सेल कर रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर रिस्क कवर होना चाहिए यानी जोखिम कवर होना चाहिए। और यदि कोई ट्रेडिशनल प्लान दे रहे हैं तो इसका उत्तर सेविंग एंड रिस्क कवर दोनों होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं
बचत एवं जोखिम कवर। अब अगला प्रश्न LIC कहती है, क्या प्रस्ताव इनमें से किसी योजना के अंतर्गत है? यानी आप जो पॉलिसी दे रहे हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई स्कीम के तहत, पार्टनरशिप इंश्योरेंस, KMI या HUF के अंतर्गत दे रहे हैं। तो यदि ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं लिखना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई स्कीम क्या होती है, या ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये क्यों पूछे जा रहे हैं? इनके तहत जो पॉलिसी बिकती है वो एजेंट कैसे होते हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है? दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने इसके विषय में जिक्र किया हुआ है और एक बार फिर मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा प्रश्न आप लोग पूछते हैं कि सर हमें बड़ा बीमा सेल करने का तरीका बताइए। तो यदि आप बड़ा बीमा सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए यह जो क्वेश्चंस है ना, इनके विषय में जानना बहुत जरूरी है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, सपोज दैट आप किसी बड़े आदमी को जानते हैं जिसके पास अच्छी खासी पूंजी है, आप उससे जाएंगे तो आप उससे क्या बात करेंगे? आपको क्या लगता है, क्या बीमा पॉलिसी की जानकारी दे देने मात्र से आप उस आदमी को संतुष्ट कर लेंगे और उसका बीमा कर लेंगे? मुझे लगता है कि यदि आप ऐसा सोचते हैं तो यह सोचना बिल्कुल गलत है। आपको उनके साथ उनके लेवल की जानकारी शेयर करनी होगी। यदि आप 5 लाख 10 लाख रुपए प्रीमियम कलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉई स्कीम की जानकारी होनी चाहिए, आपको MWP एक्ट पता होना चाहिए, आपको HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के विषय में पता होना चाहिए। अब होता क्या है, हम में से लगभग हर अभिकर्ता यह जानता है कि यदि कोई व्यक्ति बीमा करता है तो उसको 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। लेकिन मैं आपसे यह कहूं कि एक व्यक्ति को 3 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। तो आपके दिमाग में होगा कैसे? तो दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आप इन चीजों की जानकारी आपके पास हो, क्योंकि यदि आप इन चीजों की जानकारी रखते हैं और अगर इसकी डिस्कस किसी से करते हैं तो वह आपको एक सामान्य अभिकर्ता से हटाकर खास अभिकर्ता बना देगी। और जब आप इस तरह की जानकारी किसी से शेयर करेंगे तो वह जो व्यक्ति होगा उसके मन में आपकी जो छवि जाएगी वह एक अलग छवि जाएगी। यह संभव है HUF के थ्रू, यानी यदि आप पॉलिसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंतर्गत करते हैं तो फिर उस ग्राहक को इनकम टैक्स में डबल बेनिफिट हो सकता है। और दोस्तों, यह जानकारी बहुत लंबे समय से हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। इस समय आपको अपने स्क्रीन पर जो इमेज दिखाई दे रही है यह उस वीडियो का थंबनेल है। यदि आप चाहें तो YouTube पर इन वीडियो को सर्च करके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो चूंकि हमारी यह जो पॉलिसी है इनमें से किसी के तहत नहीं जा रही है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नहीं। अब अगले प्रश्न में LIC यह जानना चाहती है कि क्या आप अपने ग्राहक को किसी तरह का राइडर दे रहे हैं? तो पेज संख्या 5 पर राइडर से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए हम चलते हैं पेज संख्या 5 की ओर। तो यहाँ पर देखिए कुछ राइडर दिए हुए हैं। आप यदि इनमें से कोई राइडर अगर अपने ग्राहक को देते हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है टर्म इंश्योरेंस राइडर। यदि आप अपने ग्राहक को टर्म राइडर देते हैं तो यहाँ पर हाँ लिखें और सही का निशान लगा दें। तो हम अपने ग्राहक को इनमें से किसी भी राइडर को नहीं दे रहे हैं तो हम सभी के आगे गलत का निशान लगा देते हैं और नहीं नोट कर देते हैं। ठीक इसी तरह से यदि आप अपने ग्राहक को कोई राइडर देते हैं तो जिस राइडर को दे रहे हैं उसके सामने सही का निशान और हाँ लगा दीजिए और शेष राइडर जो नहीं दे रहे हैं उसके सामने क्रॉस कर दीजिए और नहीं लिख दीजिए। अब अगले प्रश्न में LIC जो पॉलिसी आप सेल कर रहे हैं उसके विषय में जानकारी पाना चाहती है। अब यहाँ पर LIC प्लान, टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म को पूछ रही है। तो हम अपने ग्राहक को प्लान नंबर 933 सेल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से 933, 21 और 18 लिख देते हैं। यानी 933 जीवन लक्ष्य पॉलिसी 21 साल की है जिसमें की प्रीमियम पेइंग टर्म है 18 साल। इसके बाद आपको बीमा धन लिखना होता है। क्योंकि हम अपने ग्राहक को 10 लाख का सम एश्योर्ड दे रहे हैं तो यहाँ पर हमने 10 लाख नोट कर दिया। आप जितने की पॉलिसी सेल करते हैं आपको वह अमाउंट यहाँ पर लिख देना चाहिए। इसके बाद आपको लिखना होता है कि आपका जो ग्राहक है प्रीमियम किस विधि से जमा करना चाहता है, उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो चूंकि हमारा जो ग्राहक है वह ईयरली मोड में प्रीमियम जमा करेगा तो हम यहाँ पर ईयरली नोट कर देते हैं। इसके बाद यदि आप टर्म राइडर दे रहे हैं तो टर्म राइडर का सम एश्योर्ड कितना होगा उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। हमारे केस में नहीं है तो हम नहीं नोट कर देते हैं। इसके बाद यदि आप क्रिटिकल इलनेस राइडर दे रहे हैं तो उसका सम एश्योर्ड कितना है आपको यहाँ पर लिखना होता है। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं लिख देते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आप अपने ग्राहक को एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर दे रहे हैं तो जितने का राइडर दे रहे हैं उतना अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना होता है। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम नहीं लिख देते हैं
और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्या अपनी पॉलिसी को आप पिछले किसी तिथि से चालू करना चाहते हैं। दोस्तों, यदि आप LIC की एजेंसी में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो आपको यह ध्यान देना होगा कि भले ही आज आपका काम कम चल रहा हो, आने वाले समय में आपके ऊपर काम का बोझ ज्यादा बढ़ जाएगा। आप जितनी पॉलिसी करते चले जाएंगे तो नई नई पॉलिसियां आपकी एजेंसी में जुड़ती चली जाएंगी और जो पुरानी पॉलिसी किए होंगे उनकी सर्विसिंग का बोझ आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है कि यदि आप अपनी पॉलिसी का जो डेट ऑफ कमिटमेंट है यदि उसको सेम रखते हैं तो आपकी सर्विसिंग काफी कम हो जाएगी। हमने शुरुआती दौर से जब भी कोई पॉलिसी की है तो इस चीज को बकायदा ध्यान रखा हुआ है। तो मैं जब भी कोई पॉलिसी करता हूँ, जिस महीने में पॉलिसी कर रहा हूँ उसके पिछले महीने की 28 तारीख में यहाँ पर फीड करता हूँ। जैसे कि आज की डेट में 9 तारीख है, 9 दिसंबर 2020 चल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉलिसी का जो डेट ऑफ कमिटमेंट है उसको बैक डेटिंग करके हम कर देंगे 28/11/2020। तो हमने यहाँ पर नोट कर दिया 28/11/2020। आप जो भी डेट पर आप पॉलिसी रखना चाहते हैं आप उसको रख सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं। तो चलिए हमने नोट कर दिया यहाँ पर 28/11/2020। अब अगले प्रश्न में LIC कहती है कि यदि आपका बीमा धारक पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आपको उसका उत्तर देना होगा। लेकिन यदि आपका ग्राहक पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा होगा तो फिर प्रश्न तो वही है कि वो अपनी प्रीमियम खुद जमा कर सकता है, तो फॉर्म संख्या 340 की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लागू नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आप इस पॉलिसी को सैलरी सेविंग स्कीम के तहत करना चाहते हैं तो यह डिटेल आपको भरनी होगी, अदरवाइज आप यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। तो हमारे केस में क्लाइंट अपनी प्रीमियम खुद ब खुद जमा करेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नहीं। अब यहाँ पर LIC कहती है कि यदि आप आधार स्तंभ या आधारशिला योजना दे रहे हैं तो यह जो नीचे डिटेल दी गई है इसको आपको भरना होगा। चलिए हम इस पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं लागू नहीं। तो यदि आप आधार स्तंभ या आधारशिला देंगे तो यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको भरना है, अदरवाइज इसी तरह से आप लागू नहीं लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में LIC कहती है कि यदि ग्राहक को यदि आप जीवन अमर पॉलिसी सेल कर रहे हैं तो यहाँ जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसके उत्तर देने हैं। तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लागू नहीं। अब दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो काफी लंबी होती चली जा रही है तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब यहाँ जो अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पर कुछ सेटलमेंट ऑप्शन से संबंधित क्वेश्चन है जिसके कि अगले प्रश्न अगले पेज में दिए हुए हैं, तो हम अपनी आने वाली वीडियो में उसको कवर करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी, लेकिन फिर भी संभव है कि आपके मन में कुछ कंफ्यूजन हो। यदि ऐसा कुछ है तो निसंकोच आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो के आखिरी में एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा। रिक्वेस्ट हमारी यह है कि यदि आपको हमारी यह वीडियो उपयोगी लगी हो, अच्छी तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं इस तरह की जो जानकारी देने वाली वीडियो होती है वो काफी बोरिंग उबाऊ होती है, लेकिन फिर भी यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी है तो इस वीडियो के नीचे जो बनी हुई लाइक की बटन है उसको क्लिक करके हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद जरूर करें। और यदि इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।